वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो गिव मी अ मिनट टू वेरीफाई कि हम लाइव है, देन वील कंटिन्यू। एज आई कैन सी हम लाइव हैं एंड आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। एक बार कंफर्म कर दे लाइव चैट के थ्रू और फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। एक बार दोबारा से वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन विच इज आर लेक्चर नंबर 6 ऑफ आवर स्पेशल सीरीज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इन लेक्चर सीरीज में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने की कोशिश करें। पहले हम ओडी टारगेट करें, ओडी खत्म होते ही हम पीडी स्टार्ट करेंगे। ओडी में हम 5 लेक्चर्स बना चुके हैं, उसमें पिछले 5 लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया ओडी क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेसिकली, फिर उसके ऑर्डर को कैसे निकाला जा सकता है, उसकी डिग्री कैसे निकाली जा सकती है, फिर व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड हमने सोल्यूशन के कुछ टाइप सीखे जैसे कि जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड सिंगुलर सोल्यूशन। मुझे लगता है यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने भी इस कोर्स को ज्वाइन करा है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो ज़रूर देखें। सारे लेक्चर्स ऑर्डर में देखें, तभी आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाएगी, आपकी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। एंड ऑर्डर में चलें। ऑफ कोर्स आप एक लेक्चर को एक से ज़्यादा बार देख सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन मेरी तरफ से क्या होगा, एक तो सारे लेक्चर्स ऑर्डर में देखें, दूसरी बात ज़रूर नोट्स बनाएं अपनी हैंड राइटिंग में। व्हेन यू राइट इन योर ओन राइटिंग तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और साइकोलॉजिकली आपको एडिशनल लेवल पर, एक एडवांस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बनती है। आप देखो, आपको एक सिंपल बात बताते हैं, आप जितने ज़्यादा अपने सेंसेस इन्वॉल्व करोगे किसी प्रोसेस में, उतना ज़्यादा वो प्रोसेस आपके लिए बेटर होगा, प्रोडक्टिव होगा और फ्रूटफुल होगा। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो मुझे, मेरे लेक्चर को देख कर, मुझे देखकर, स्क्रीन को देखकर, तो आप क्या कर रहे हो, आप कितने सेंसेस यूज़ कर रहे हो? अपनी आइज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, ईयर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप लिख भी रहे हो तो साथ में अपने और सेंस इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए, वहाँ से आप अपना टच का सेंस इस्तेमाल कर रहे हो, आपके हाथ लिख रहे हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा जा रही है। तो जब आप सुन के लिख भी रहे हो और फिर समझ रहे हो, तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा और बढ़ जाती है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन यू राइट इन योर ओन हैंड राइटिंग, आपके पास नोट्स होते हैं दैट यू कैन रेफर एट अ लेटर स्टेज। एग्जाम के वक्त आपके लिए रिविजन बहुत आसान हो जाएगी। एग्ज़ाम के वक्त ये मुमकिन नहीं है कि आप सारे लेक्चर्स दोबारा रिप्ले करके देखें, पर हाँ बिल्कुल ये मुमकिन है कि आप, अगर आपके हैंड राइटिंग में आपके शॉर्ट नोट्स हो, उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टारगेट है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना। तो पहले आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर आज हम सीखेंगे एक मेथड। बहुत सारे मेथड्स हैं आने वाले सभी लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं। आज का हमारा टारगेट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, द ईजीएस्ट येट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, क्योंकि पेपर में जितने भी टेढ़े दिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर वो किसी मेथड से नहीं होते, आज हम पहले वेरिएबल सेपरेबल सीख रहे हैं, आगे आने वाले 10-15 दिन में हम बहुत सारे मेथड सीखेंगे जो इसके कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल हैं और एडवांस्ड हैं। पर एट लास्ट जब फाइनली पेपर आपके पास आएगा, ट्रस्ट मी, आप सारे मेथड लगा के देखोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अटकेंगे, पता ही नहीं चलेगा यार इस पर कौन सा मेथड लगाना है, कोई मेथड लगेगा ही नहीं। वहाँ पे लास्ट में जाके फिर से यही सबसे आसान मेथड काम आएगा। तो याद रखना, मार्क माई वर्ड्स, दो इट इज़ द ईजिएस्ट मेथड बट वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आई वुड लाइक टू हैव एन आंसर फ्रॉम योर साइड, क्योंकि मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो अगर मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो सिंपल ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 हो और जिसकी डिग्री भी 1 हो, और ऑर्डर और डिग्री हमने ऑलरेडी डिफाइन करा है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे आने वाले दिन में हम बहुत सारे मेथड सीखने वाले हैं, तो हर रोज़ हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई करेंगे कि जी आज सेकंड ऑर्डर सॉल्व करेंगे, आज फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन। इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि एक ही बारी में सारे तरीके ऐसा कोई मेथड नहीं जो सभी इक्वेशन पे लग जाए। तो ऐसा है कि ऑर्डर वाइज डिग्री वाइज हम उसको क्लासीफाई करके आसान कर लेंगे अपना काम, और फिर इस तरीके से मेथड सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो। ठीक है ना? तो सिंपल भाषा में एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो इस तरीके की, एफ एक्स जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वाई डिपेंडेंट हो, वाई डैश वाई डबल डैश, मान लेते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी।
अब nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम मान के चलते हैं इन जनरल, हमें चाहिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम डेरिवेटिव फर्स्ट तक ही चाहिए। मैंने जानबूझ के लिख के इरेज किए ताकि आपको पता लगे कि इतना ही डेरिवेटिव चाहिए, आगे नहीं जाना, इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, कब कहेंगे? जब उसका ऑर्डर 1 हो। ऑर्डर तो हमने अपने आप ही 1 कर दिया, इसमें से डेरिवेटिव मैक्सिमम 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव ले लिया, तो फर्स्ट ऑर्डर तो हो गया। अब अगली बात क्या ध्यान रखनी है, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। इफ़ कौन सी बात है? ये वाली बात है, उसकी डिग्री 1 हो। अब डिग्री 1 कैसे होगी? जब y डैश की कोई भी पावर अगर होगी तो 1 ही होनी चाहिए। तो यहीं से आपको याद रखना है पावर ऑफ y डैश इज 1, y डैश की पावर 1 होनी चाहिए। अगली बात है नो y, देयर शुड बी नो प्रोडक्ट ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव। y का यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। देयर इज नो टर्म इन द डिफरेंशियल इक्वेशन containing the product of the dependent variable y and its derivative. Dependent variable y and its derivatives। ठीक है, तो पहली बात कि y डैश की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए और कोई टर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y या उसके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ठीक है जी, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, साथ में मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर तो तभी बन पाएगा, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 लिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम कह देंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ईजी करें, चेकिंग करते हैं। तो पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं उसके, और फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले सीखेंगे वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस मेथड, फिर ऐसे करते करते फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए हम देखेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर वाला मेथड, एंड करते जाएंगे, बहुत सारे मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं, अगर आपने ये देखे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कोई, आप जो लोग लाइव हैं उनमें से कोई बताना चाहेगा एग्जाम्पल कोई? तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, आपको बताना है इनको देखकर कि यही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, आपको बस देख के बताते जाना है कि वो है या नहीं है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई डैश इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y डैश इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आपको बताना है इनमें से कौन सी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आप देखोगे इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। तो एज द हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर तो है। क्या फर्स्ट डिग्री भी है? तो आप देखो क्या इसमें कहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट लिया गया? नहीं लिया गया है ना। और क्या डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर 1 है? हाँ, तो ये फर्स्ट डिग्री भी है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ कोर्स। चलो, तो एक एग्जांपल क्या होगा, ये एग्जांपल सही है एकदम, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस चेक द सेकंड एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल में सेकंड डेरिवेटिव तक जा रहे हैं, यहीं से बात सेकंड ऑर्डर पे चलेगी। तो दिस इज सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव की वो 1 है। तो हमें तो चेक करनी थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, यानी कि ये 1 ऑर्डर 1 डिग्री नहीं है ना। हम तो वही चेक करें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। चलो, अब थर्ड एग्जांपल देके बताओ क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। आप देखोगे मैक्सिमम डेरिवेटिव इसमें क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर तो है। अब डेरिवेटिव तो हमने देख लिया मैक्सिमम ऑर्डर का, अब देखिए डिग्री। क्या इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट लिया गया? नहीं लिया गया, तो डिग्री भी 1 लग रही है। क्या वाई डैश की मैक्सिमम पावर 1 है? बिल्कुल 1 ही है,
तो दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एग्जाम्पल है, एकदम सही। अब फोर्थ देखो, आप देखोगे इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव जो लिया गया है वो 1 ऑर्डर का ही है, तो फर्स्ट ऑर्डर तो है ये। अब फर्स्ट डिग्री है क्या? नहीं, फर्स्ट डिग्री क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। फर्स्ट डिग्री में क्या दिक्कत है, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है कौन, वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है। वैसे आप देखोगे तो उसकी डिग्री 1 है, पर ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट डिग्री है पर लीनियर नहीं हो पा रही, क्योंकि साथ में यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रखा है, ठीक है ना। अदरवाइज ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें अब किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को टारगेट करना है? एग्जाम्पल 1 टाइप की और एग्जाम्पल 3 टाइप की इक्वेशन को टारगेट करना है, ठीक है जी। चलो यहाँ पे आपको समझ में आया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होता है। अब हमें काम करना है इन पर, उसको सॉल्व करने के मेथड सीखने हैं। आज हमारा फर्स्ट मेथड है जो हम सीखने वाले हैं, वो क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग जो भी लाइव हैं। तो हम कहाँ पे थे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर है। अब वेरिएबल सेपरेबल आप में से कोई बताना चाहेगा कहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई करा जाता है? तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर आपको लगाना है तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। किस प्रकार की? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जैसे कि dy/dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू कोई भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, और वो फंक्शन एक्स वाई कैसा होना चाहिए उसको हम अलग कर पाएँ इस टाइप के फंक्शंस में, g ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। अगर इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या तो इस प्रकार की है या फिर इस प्रकार की हम बना सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर वेरिएबल सेपरेबल लगाया जा सकता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत आसान है। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सारे y के टर्म्स एक साइड ले आओ और x के टर्म्स एक साइड ले आओ। तो यहाँ पे dy है, इसी साइड यहाँ पर y वाले फंक्शन भी ले आओ, तो एच वाई यहाँ पे डिविजन में आ जाएगा, और सारे x के फंक्शन एक साइड ले जाओ तो gx यहाँ पे रहेगा, dx यहाँ पे ले आए, ठीक है ना। अब क्या कर दो? नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेट। तो फर्स्ट स्टेप इज पहले आप सारे वेरिएबल्स एक साइड सेपरेट कर लो, उसके बाद इंटीग्रेट। इसका नाम रख लेते हैं 1, देन इंटीग्रेट 1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो कैसे दिखाई देगी? कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, इंटीग्रेशन dy/hy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन gx/dx, ठीक है। इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करें क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो साथ में एक कांस्टेंट लास्ट में लगेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों साइड लगेगा। पर मान लो एक साइड c1 लगा एक साइड c2, तो दोनों कांस्टेंट्स को एक साइड लेकर आ सकते हैं, तो अल्टीमेटली एक ही साइड कांस्टेंट ऐड हम कर देंगे। तो ये प्रोसीजर है, इसको सॉल्व करने से फाइनली हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? y इज इक्वल टू समथिंग के टर्म्स में। मान लो कोई फंक्शन नया सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? kx मान लें अगर, तो y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x प्लस c, ये अपना सोल्यूशन आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ईजी, सारे स्टेप समझ में आए। डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार की हो तो उसमें वेरिएबल्स अलग कर दो, क्योंकि वेरिएबल्स अलग कर रहे हैं इसीलिए इस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। जितना आसान दिखने में उतना ही सॉल्व करने में भी है, पर बस इसमें ट्रिक क्या है, वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशंस कितनी भी टेढ़ी शक्ल वाली हो सकती हैं, यू हैव टू देन रियलाइज़ कि वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही सॉल्व होनी है। अभी तो आप पहचान लोगे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, मतलब कि फर्स्ट मेथड सीख रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे डिफ़िकल्ट मेथड सीख लेंगे। पता है क्या होता है, हम डिफ़िकल्ट मेथड सीखने के बाद आसान मेथड हमारे दिमाग में आता ही नहीं है, तो तब यहाँ पे वो मेथड काम आएगा। मैं इसलिए आपको पहले से ही बता रही हूँ, जितनी टेढ़ी इक्वेशन हो वेरिएबल सेपरेबल ज़रूर लगाने की कोशिश करें। चलो करें स्टार्ट, यहाँ तक सब फॉलो कर पा रहे हैं? लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0 से। अब देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल लगाया जा सकता है या नहीं, ये भी देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है या नहीं। आप देखो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है, क्या ये फर्स्ट डिग्री की है?
आप देखो कि फर्स्ट डिग्री की भी है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। और हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के कुछ एग्जाम्पल देखे थे, तो हमने देखा था ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड नहीं है, थर्ड भी और फोर्थ भी है। पर फोर्थ वाला हमने क्यों नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट हो रहा है, अदरवाइज इसको भी सॉल्व कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल से, ठीक है ना। तो ये भी सॉल्वेबल है, पर फिलहाल हम सिर्फ ये वाले ले रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड टाइप के एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। चलो, वरना वो भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। देखते ही पता लग रहा है कि इसमें वेरिएबल्स अलग कर सकते हैं, तो अलग कर लो वेरिएबल्स। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा वेरिएबल्स को अलग करना, करो अलग, विल गेट वाई को इस साइड ले आओ, एक्स को उस साइड ले जाओ। सेकेंड स्टेप इज दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो इंटीग्रेशन, व्हाट विल यू गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी वाई अपॉन वाई इंटीग्रेशन डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग वाई, लॉग के साथ मॉड लगाते हैं, तो लगाने की आदत डालें। अब उसके बाद ऑप्शन चेक करें, उसमें मॉड है तो ठीक है, नहीं है तो बिना मॉड वाला सिलेक्ट करें। यहाँ पे x प्लस सी, आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पर ऑलवेज ट्राई टू राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ y। तो y इज इक्वल टू लॉग उस साइड जाके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x प्लस सी। अब ये जो है ना, यहाँ तक आंसर फाइनल आ चुका है, दिस इज योर आंसर। आगे वाले स्टेप्स मैं क्यों कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और अभी देखो लास्ट ऑप्शन जो हम लिखेंगे वो भी हो सकता है। y इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ई रेस पर सी मल्टीप्लाइड बाई रेस पर एक्स, क्योंकि बेस सेम होते तो पावर ऐड होती है, यहाँ पे वही कर रखा है, हमने इसको अलग कर दिया। यानी कि ये क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स, इस शक्ल में भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे ए क्या हो गया, कोई नया कांस्टेंट हो गया, ई रेस पर सी को हमने ए मान लिया। तो जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे क्वेश्चन में, तो आपके पास आ जाएगा कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो हो सकता है यही चारों ऑप्शंस लिखे हों। आपको लगेगा कि इससे पहले वाला आंसर है, नहीं, बाकी सारे भी आंसर्स के ही फॉर्म है, तो इनमें से सारे ही आंसर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ भी सी, और यहाँ पे हमने ए को नया आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिया, ई रेस पर सी। कोई दिक्कत, मेथड समझ में आया, वेरी इजी, कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही। चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड आई वांट यू ऑल टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस एंड लेट मी नो कि आंसर क्या आ रहा है। आप सब खुद से ट्राई करें अब, ठीक है। चलो, y डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, कंसिडर देन वाई एक्स इज इक्वल टू, हमें इसका सोल्यूशन बताना है, ठीक है ना, एंड यू हैव योर ऑप्शंस। सभी लोग सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करें, और क्योंकि मैंने अभी अभी लिखा है तो मेरे को सोल्यूशन नहीं पता, तो सोल्यूशन लिखने के बाद हम ऑप्शंस लिखेंगे, ठीक है। अभी आप वैसे ही सॉल्व करो, लग जाए काम पे। सभी अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करें। इफ़ यू वांट आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको सोल्यूशन पहले ना दिखाई दे। सॉल्व करो फिर मैच करो। वाई डैश प्लस एक्स इक्वल टू 0, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स से 0। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, अभी तो नहीं लग रहा। एक्स को उधर ले जाएं तो लग सकता है ऐसा, हाँ, तो इसको कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इसमें लग रहा है बिल्कुल हो पा रहे हैं, तो एक्स को सभी एक जगह ले जाओ, वाई को एक साइड रखो, वील गेट डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया पहला स्टेप वेरिएबल्स को सेपरेट करने का। नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट कर लिया, अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, विच इज़, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, अभी फाइनल आंसर है। अब ऑप्शन इसमें देखो कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास ऑप्शन में लिखा हो y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय 2, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, y is equal to minus x square and by 2
y इंटू 2 इज इक्वल टू -x² प्लस सी। ठीक है, अब बताओ कौन से ऑप्शन सही है। अब हमारा आंसर तो ये वाला आया है, बी पार्ट, है ना। पर इनमें से बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या किया, +c/2 कर दिया। अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने कांस्टेंट, नया कांस्टेंट मान लिया, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी फिर से आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब ये गलत नहीं है, दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, है ना। तभी y = पूछ रहे हैं। हमने जो भी टिक करे ये सारे क्या है, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मस्त तो हमने देखा था ना, पढ़ा था पिछले लेक्चर में। जनरल सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन which has as many arbitrary constant as is the order of differential equation। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास जो ए, बी और डी ऑप्शन है, ये तीनों करेक्ट हैं, दे आर जनरल सॉल्यूशंस। एंड सी ऑप्शन भी करेक्ट है, बिकॉज ये भी पॉसिबिलिटी रखता है दिस इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन टिक करना है, जनरल सोल्यूशन, तो हमने सारे टिक कर दिए। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, अगर वो जनरल सोल्यूशन मांगेंगे तो आप ए, बी, डी ऑप्शन टिक करने को करेंगे, अगर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगे तो आप सी ऑप्शन टिक करेंगे। पर समझ में आया, कभी कभी ऐसे रीअरेंजमेंट हो सकता है कॉन्स्टेंट्स का, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, जैसे यहाँ पे 2 इस साइड ले आए, तो आपको इस बारे में परेशान नहीं होना, कॉन्स्टेंट्स को रीअरेंज करा जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे भी करा था, वैसे यहाँ भी कॉन्स्टेंट्स को रीअरेंज करा गया, दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाई थी ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमने सीखी थी, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एंड उसको सॉल्व करने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल होता है, वेरिएबल सेपरेबल का। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y into y minus 1 into y minus 2 such that y of 0 is equal to 3/2, then the solution yx of the differential equation given satisfies ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। याद है ये ऑटोनॉमस, याद है, करे थे हमने इस पे क्वेश्चंस, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने उस टाइम बताया था कि इसे वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करते हैं, और वेरिएबल सेपरेबल तब आपको नहीं सिखाया था, पर अब आप सीख जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि सॉल्व भी कैसे होता है। ठीक है, सो इट सैटिस्फाइज yx इज इंक्रीजिंग limit x tends to infinity, y of x is equal to 2, limit x tends to infinity, y of x is equal to 1 and none। आपको एक क्वेश्चन मैंने करना सिखाया था, मैंने आपको बताया था दिस क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड विदाउट सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है, मैंने आपको बिना सॉल्व करे सिखाया था, कैसे, ग्राफिकली। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड सिखाया था ग्राफिकल, विच इज़ द बेस्ट मेथड। पर क्योंकि मैं यहाँ आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड सिखा रही हूँ, तो इसी क्वेश्चन को आप करने का दूसरा तरीका सीखते हैं, वो कैसे, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके। और यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे फिर हम, वेरिएबल सेपरेबल। दोनों मेथड्स ही सही हैं, आपको देखना है आपको कौन सा फॉलो करना है। पहले हमने ग्राफिकल सीखा था, आज हम एल्जेब्राइक यानी कि थ्योरेटिकल पूरा मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, कोई टेंशन दिक्कत तो नहीं है। वीडियो अटक रही है क्या, मुझे ऐसा लगा, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे एक बार चैट में बताएं, तो मैं कनेक्शन रीस्टार्ट करूँगी, अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, आंसर सॉल्व करते हैं तब तक मीनवाइल। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर है, हाँ, फर्स्ट डिग्री है, हाँ, y -1 y -2, आप देखोगे क्या वेरिएबल सेपरेबल है, हाँ, क्या y के वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको अलग करा जा सकता है, x के वेरिएबल से करा जा सकता है, तो करो अलग अलग। यहाँ पे आपको मालूम है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी गिवन है, इस बात ध्यान में रखना है। याद है ना, ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा था
कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ उसकी एक कंडीशन भी गिवन होती है, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करते हैं, बाद में हम इनिशियल वैल्यू को यूज़ करेंगे। पहले इस पे काम करते हैं, लग जाए काम पर, ठीक है। तो पहले इसके वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, सारे वाई वाले एक साइड, एक्स वाले एक साइड। तो सारे वाई वाले एक साइड पर ले आओ और एक्स वाले सारे दूसरी साइड पर ले जाओ, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन सभी को आता है, कैसे होगा इंटीग्रेशन? क्या लेफ्ट साइड में पार्शियल फ्रैक्शंस लगेंगी? बिल्कुल लगेंगी। तो उनको लगाएं और सॉल्व करें आगे और बताएं आंसर क्या आ रहा है। सभी लोग सॉल्व करें। मैम वीडियो इज़ क्लियर, थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन प्रेरणा। चलो अब आपको सबको पार्शियल फ्रैक्शन याद है? 12वीं की मैथ्स भूले तो नहीं? बताएं ज़रा, देखना चाहते हैं हम कौन कौन भूल गए। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। करिए। यहाँ से आपको पार्शियल फ्रैक्शन ओरी लगाने का एक मेथड सिखाते हैं, टाइम बचेगा और कोई बात नहीं है। वैसे पहले आपको पूरा मेथड भी याद दिलाते हैं, इनकेस नहीं याद तो आपको मालूम होगा इसको हम कैसे करते हैं। डी वाई अपॉन वाई, वाई माइनस वन, वाई माइनस टू। जब इस टाइप की हमारे पास टर्म आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं? डी वाई को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेते हैं एक फंक्शन, इसको लेट कर लेते हैं सॉरी, ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वाई माइनस वन प्लस सी अपॉन वाई माइनस टू। आ गया याद? तो इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं। ये पूरी एक फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं, ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं और ये ए बी और सी जो है निकालने के बाद यहाँ पर पुट कर देते हैं वापस, ठीक है। तो एक स्टेप लगेगा यहाँ पे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। उस स्टेप को बचाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो आप पूरा स्टेप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको ओरल मेथड थोड़ा सा बताती हूँ कैसे करना है। ओरल मेथड बहुत आसान है। आप क्या करो, इन सारे टर्म्स को लिख दो, 1/y प्लस 1/y-1। हम ओरली पार्शियल फ्रैक्शन बना रहे हैं, वही चीज़ है जो आप लिख के करोगे एक स्टेप, हम उसको ओरली बना रहे हैं, तरीका वही है, पर बस इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है। राइट हैंड साइड वाला सॉल्व कर देते हैं, वो आ जाएगा x प्लस सी। LHS में ऐसे लिखा भी हमने, ठीक है। अब इसके आगे के कोफिशिएंट्स निकालने हैं हमें। कैसे निकालने? जब y का कोफिशिएंट निकालना है तो क्या करो, y माइनस टू से स्टार्ट करते हो। जब y माइनस टू का कोफिशिएंट निकालना है तो क्या करो, y माइनस टू को पहले साइड पे 1 में 0 पुट करके देखो। करा 0 पुट, है ना? तो क्या आ गया, y माइनस टू को 0 पुट करोगे y इज इक्वल टू 2 आएगा। अब क्या करो, इसको भूल जाओ, इसके ऊपर ऐसे मतलब थोड़ी देर के लिए हाथ रख लो, है ना, छुपा दो इसको। छुपा दिया, इसको छुपाने के बाद अब क्या करो, मान लो कि यहाँ पे नहीं है। अब बचे हुए टर्म्स में y की जगह 2 रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे तो है ही ना, मैं छुपाने को कहा था, छुपा लिया। अब बचे हुए टर्म्स में y की जगह 2 रख दो। यहाँ पे 2 रखोगे क्या आएगा, 2। यहाँ पे रखोगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 2। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दो, वी गेट 1/2, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा एक स्टेप लगाएंगे। अब y माइनस 1 के लिए करते हैं सेम कहानी। कैसे करना है y माइनस 1 के लिए? फिर से वही, पहले y माइनस 1 को 0 पुट करके देखो, y की वैल्यू आ गई 1। अब इस फैक्टर के अलावा बाकी सब में y की वैल्यू 1 पुट कर दो। यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 दैट इज -1। उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख दो, ये आ जाएगा -1 एंड 1/y। अब y को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करो, इस फैक्टर के अलावा बाकी सब में 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा, -1। यहाँ से आ जाएगा -2, -1 इंटू -2 इज 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो अभी देखने से आपको थोड़ा सा आधा स्टेप मतलब लगा होगा शायद कि मुश्किल नहीं ओरली हो रहा है ना, आराम से 1-2 बारी करोगे आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये स्टेप बचेगा पार्शियल फ्रैक्शन वाला। पर आपको लगता है कि मुश्किल है, कोई बात नहीं, फिर आप स्टेप मत बचाओ, आप यही कंटिन्यू कर सकते हैं। 1-2 LCM लेके नहीं पड़ेंगे और तो कोई बात नहीं है। पर ऑलवेज जो मैं सिखा रही हूँ शॉर्टकट, ये सीखोगे तो काम आएगा, पर हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है शॉर्टकट की हमेशा। 2-3-4 बार ऐसे करके देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब साथ में इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज लगे रहने दो, तीनों जगह लगा दो और dy भी लिखा था वो भी तीनों जगह लिख दो। हमारे पास तो जगह ही नहीं बची ज़्यादा, पर चलो लिख देते हैं छोटा छोटा अब इसे सॉल्व कर दो और आसानी से हो जाएगा। 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, ये आ जाएगा log ऑफ mod y। आपको हमेशा mod लगा के ही सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ log ऑफ y माइनस 1 और ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब ये फाइनली आपका क्या है, ये आपका आंसर बन गया। पर आप देखो इस आंसर का कोई फ़ायदा है? ऑप्शंस में तो कुछ और ही पूछा गया, बताओ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, लिमिट क्या आएगी, ये सब बातें पूछी गई हैं।
तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। इसको इस तरीके से सॉल्व करो कि y एक साइड रह जाए, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली जाए। तो लॉग की प्रॉपर्टीज बेसिकली काम आएंगी। यहाँ तक आंसर निकल गया, सॉल्यूशन आ गया, पर काम तो अभी नहीं पा रहा। तो क्या करो, इसको रीअरेंज करें लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करके। कौन सी? m टाइम्स लॉग n क्या हो जाता है, याद है? पहले भी बताई थी फंक्शन जब हमने स्टार्ट किया था रियल एनालिसिस में। आपको मैंने कहा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी रियल एनालिसिस यूज़ होती है। हो जाएगा log ऑफ n रेज पर m एंड log m प्लस log n क्या होता है? log ऑफ m इंटू एन। एंड अगर यहीं पर ये माइनस में होता तो ये डिविजन में चला जाता। log ऑफ m माइनस log ऑफ n क्या होता है? log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, याद है सभी को? रियल में पढ़ा था हमने, भूले तो नहीं हो? चलो अब इसी को यहाँ पर लगाते हैं। तो 1/2 यहाँ पार में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? log, एक ही बार में लिख दे। देखो मैं लिख रही हूँ, ये स्टेप्स बचाना सीखो जो मैं बचा रही हूँ। कहीं पे अटको तो पूछ लेना, वो वापस स्टेप लिख देंगे। 1/2 पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? √y। यहाँ पे -1 पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/y-1। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या था? डिवीजन था। माइनस लॉग, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो गया। यहाँ पे क्या चला गया? 1/y-1। यहाँ पे लॉग लगा हुआ है ना? तो जब log m प्लस log n होता है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो क्या हो गया? ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, इस तरीके से मान लो। अब आगे दोबारा से एडिशन है तो log मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। और यहाँ पे 1/2 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा √y-2 और ये आ गया x प्लस सी। ये स्टेप सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जिसको दिक्कत है पूछो। आया समझ में? पक्का? यहाँ पे क्या किया? 1/2 को पावर में ले गए, यहाँ पे -1 को पावर में ले गए, यहाँ पे 1/2 को पावर में ले गए। सबको ऐड करना था तो log m प्लस log n कहता है कि log कॉमन ले लो और m बाकी सब अंडर से मल्टीप्लाई कर दो। हमने वही करा। log को दूसरी साइड लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल। तो ये यहाँ पे बच जाएगा √y इंटू √y-2। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, √y इंटू y-2। नीचे अपने पास क्या बचा है? y-1 और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक अपने पास क्या आ गया? ये आ गया अपना सोल्यूशन। कुछ जैसा लग रहा है सोल्यूशन जैसा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब इसमें गिवन कंडीशन पुट करके देखो। गिवन कंडीशन क्या है? y(0) इज इक्वल टू 3/2। ये गिवन कंडीशन थी। गिवन कंडीशन देख लेते हैं, है ना? यही थी। इसको पुट करके देखो तो एक कांस्टेंट सी गायब हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? वेरीफाई करो सब सही है। अब ये आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन से किया, आप लोग उनमें से किसी ने सॉल्व करके देखा तो वेरीफाई भी कर लो क्या हमारे कांस्टेंट सही आए थे कि नहीं आए थे। ये आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। ठीक है, हमारे कांस्टेंट्स क्या आए थे? 1/2 यानी कि 1/2 टाइम्स y 1/y माइनस 1/y-1 प्लस 1/2 टाइम्स y-2। आप देखो कि इसको आप ऐड करोगे तो वापस आपके पास यही आ जाना चाहिए, ये वाला टर्म। सबने वेरीफाई करा? यही आ रहा है? अपने आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की आदत डालें, है ना? वेरीफाई कर लिया करें हर स्टेप पे। इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे भी स्टेप्स में सही चल रहा है सब, और आपकी वेरिफिकेशन भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है। यही आया है कि नहीं? देख लो। अब इसको आप एलसीएम लेके देख सकते हो। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2y इंटू y-1 इंटू y-2। ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पे 2y आ गया तो ये आ जाएगा यहाँ पे y-1 y-2। यहाँ पे y-1 है तो क्या आ जाएगा? माइनस। समझ रहे हो ना? ऐसे एलसीएम लेके चेक कर सकते हो कि हमारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ये तो मैं बस ऐसे ही लिख के दिखाई थी कि हर स्टेप पे वेरिफिकेशन करते रहा करो, क्योंकि जब भी लॉन्ग कैलकुलेशन होती है तब कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं। तो यू शुड ऑलवेज वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करो आप? y(0) इज इक्वल टू 3/2 पुट करो। y(0) मतलब x को 0 पुट करो तो वैल्यू y की 3/2 आनी चाहिए। ठीक है ना? x को 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा? ई रेस पर 0 प्लस सी, यानी कि ये रह गया ई रेस पर सी। यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 माइनस 2 अंडर रूट अपॉन 3/2 -1 कितना होता है? दैट इज 1/2।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, करो सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा 3/2, 3/2 माइनस 2 इज -1/2 और फिर 1/2 से डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ई रेस पर सी, एंड यहाँ से सॉल्व करके आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सी की वैल्यू आ गई, हमारे पास एक वाई कर्व आ जाएगा, फिर उस वाई कर्व में लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के हम निकाल सकते हैं कि वाई एक्स की लिमिट क्या आ रही है, और हम बता सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। दिस इज द लॉन्ग मेथड टू सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड आपको याद ही होगा, आपको बताया था क्या करना है, सिंपली इसके इक्विलिब्रियम सोल्यूशन निकालने हैं। दिस इज वन मेथड, वेरिएबल सेपरेबल से हमने जो करा। इसका बेटर और बेस्ट मेथड ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होता है कि आप क्या करो, चुपचाप से इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस को प्लॉट कर दो। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस क्या है, इसके तीन हैं, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तीनों प्लॉट कर दो। ये ओरल क्वेश्चन था, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आपको बताया ग्राफिकल मेथड से, पर ये लिख के तो मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड सिखाया है ना। अब क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको देखना है कि पॉइंट कहाँ लाई करता है, y ऑफ 0 इज 3/2, यहाँ पे लाई करता है। अब एक कर्व कैसा बनेगा, इस बात पर डिपेंड करता है, आपको बताया था, इसमें 3/2 पुट कर दो, यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे करेंगे 3/2 माइनस 1 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, अल्टीमेटली साइन बन गया नेगेटिव, यानी कि डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, ये बन गया डिक्रीजिंग कर्व। बस खत्म क्वेश्चन, इतना ही काम करना था। इस कर्व को देखते बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, वाई एक्स कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, क्या वो इंक्रीजिंग है, नहीं वो डिक्रीजिंग है, खत्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो 1 मिनट का था, देखो ओरली हो गया ऑटोनॉमस वाला मेथड इस्तेमाल करके। यही आपको करना है पेपर में, तो आपको देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से करना है। पर मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल लगा के भी दिखा दिया, इस बहाने हमारी वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो गई। यहाँ से उसके बाद हम कांस्टेंट पुट करके सी की वैल्यू निकाल के हमारे पास वाई कर्व आ जाएगा, एंड देन वी कैन प्रोसीड। समझ में आया बच्चे, क्लियर है एकदम? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज हमने वेरिएबल सेपरेबल के 3-4 एग्जाम्पल देख लिए। मुझे लगता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड एकदम आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट्स, सो यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, सभी फॉलो कर पा रहे हैं, अच्छी बात। चलो फिर यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेक्चर नंबर 7 में, दैट विल बी ऑन मंडे, एंड कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन और नेक्स्ट मेथड सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, वेरी गुड नाइट, मिलते हैं।